हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 48 करेंगे, आंकड़ों का संग्रह। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है। आंकड़ों का संग्रह यानी कि किन्हीं भी आप वैल्यूज़ को किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक जगह पर लिख कर रखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। यह कहा है कि बच्चों अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते। ये प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया गया है। आप देखते होंगे आपके टीचर्स आपके अटेंडेंस, मार्क्स, हर चीज़ को नोट करते हैं और इसी तरह से एक डाटा तैयार कर लेते हैं। नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, सब चीज़ें वो उनको लिख लेते हैं टेबल के अंदर। और यहाँ आपको एक स्कोर बोर्ड दिया है, वो भी इसी तरह का कुछ डाटा है। जैसे गेंदबाज का नाम दिया गया है ABCD, 4 गेंदबाज है। अब कहता है कि ओवर कितने कितने उन्होंने खेले, 10-10 ओवर हर एक को मिले हैं। अब मेडन ओवर क्या है, कितने निकले, 2, 1, 2 और 1। ए ने 2 लिए हैं मेडन और बी ने 1, सी ने 2 और डी ने 1। अब दिए गए रन कितने हैं। ए ने जब गेंदबाजी की तो बल्लेबाज ने 40 रन बनाए, बी ने की तो 30, 20 और 50। लिए गए विकेट भी यहाँ दिए गए हैं, 3, 2, 1 और 4 विकेट। तो ये इस तरह से ये डाटा हमने क्या कर लिया, संग्रह कर लिया। या फिर आंकड़े, किसी भी विषय में हम आंकड़ों को संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। और उसका उदाहरण आपको इस टेबल में दे दिया गया है। अब आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये डिटेल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप जाने कि जीतना और हारना कितना इम्पोर्टेंट है। और उदाहरणार्थ में आपको क्या दिया है, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितने गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। हमें इस तरह की हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में अलग अलग स्थितियों में सूचनाओं को देखने को मिलता है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, जो सकारात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित की जा सकती हैं। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये संख्यात्मक रूप में जो भी तथ्य या अंक होंगे उन्हें हम डाटा या फिर आंकड़े कहते हैं। अर्थात आंकड़े संख्याओं के संग्रह हैं, जिसे यहाँ आपको उदाहरण में दिया गया है। वो संग्रह है जिनसे हम सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब ये जो आंकड़े जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में दिया जाता है। और दैनिक जीवन में अपने संख्याओं, आकृतियों, नामों और उनसे संबंधित सारणियों को हम देखते ही हैं। और
यहाँ से हमें क्या होता है, आंकड़े भी, ये सारणियाँ जो हैं वो हमें आंकड़ों को उपलब्ध करती हैं। अब यहाँ आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। पहला है, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में आंकड़ा संग्रह करके आपको तालिका में लिखना है। 20 विद्यार्थियों की लंबाई को सेंटीमीटर में आप मेज़र करें और उनको कहाँ लिखें, इस टेबल में लिख दें। यहाँ पर आप विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनकी लंबाई, मान लिए हमने यहाँ ए लिया और यहाँ बी लिया, हम मान लेते हैं ये 163 है, ये 142 है सेंटीमीटर। इस तरह से हम उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ये आप खुद से कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका में लिखिए। पिछले पूरे हफ्ते कौन बच्चे थे जो एब्सेंट रहे, उनको आप यहाँ तालिका में लिख सकते हैं। जैसे मंडे को कौन कौन एब्सेंट रहा, उनके आप रोल नंबर लिख सकते हैं या उनके नाम लिख सकते हैं। इसी तरह ट्यूसडे को तो आप पूरे वीक के, पूरे सप्ताह के सारी आंकड़ों को इस तरह से यहाँ संग्रह कर सकते हैं। इन्हें ही आंकड़ों का संग्रह हम कहते हैं, जिससे हम अलग अलग सूचनाओं को अपने लिए तैयार करके रखते हैं। अब यहाँ पर पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रख कर सूचनाओं को एकत्रित किया। अब यहाँ पर पहले क्रियाकलाप में आपको क्या करने को मिला, आपको 20 विद्यार्थियों की सारी जो सूचना निकालनी है, यानी कि उनकी लंबाई आपको जो जाननी है वो आप खुद से पता करेंगे। तो इस प्रकार एकत्रित किए गए जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं या फिर प्राइमरी डाटा। जो हम खुद से पता लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े या फिर प्राइमरी डाटा का नाम देते हैं। अब लेकिन दूसरे क्रियाकलाप में आपको विद्यालय के रिकॉर्ड से ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। आपको क्या करना होगा, अगर आपको कितने बच्चे एब्सेंट रहे ये जानना है तो आप क्या करेंगे, अपनी टीचर से कांटेक्ट करेंगे या अपनी क्लास टीचर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे आप पूछेंगे कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं पिछले पूरे वीक के अंतराल में। तो जो पूरे वीक के अंतराल में आपने डाटा इकट्ठा किया अपने टीचर से लेकर, तो वो क्या होगा, उनको हम हिंदी में गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ऐसा डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं या फिर प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और जो हम कहीं और से तैयार किया गया आंकड़ा लेते हैं उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं या फिर गौण आंकड़े उन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर स्वयं प्रयास करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित करते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप घर का डेली का खर्च होता है, आप उसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, दैनिक खर्च आपका या फिर आपके परिवार का, उसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एज, परिवार के सदस्यों की आयु आप ले सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। या फिर आयु की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, उनकी एज ले सकते हैं, उनकी जॉब ले सकते हैं। तो ये आंकड़े हैं जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है कि सेकंड क्वेश्चन में नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करें। आपको बताना है कौन सा आंकड़ा प्राथमिक होगा और कौन सा गौण होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका
दिया है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। अब जूतों का माप कोई टीचर नहीं रखते हैं या स्कूल में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको इंडिविजुअल हर एक बच्चे के पास जाकर 10 विद्यार्थियों के पास जाकर पूछना पड़ेगा। तो ये कौन सा आंकड़ा हो जाएगा, ये होगा प्राथमिक आंकड़े। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े। इसी तरह से सेकंड, आपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह आपको देखना है। अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आप खुद उनसे जाकर पूछ सकते हैं, तो ये प्राथमिक हो सकता है। लेकिन अगर आप उन्हीं 20 मित्रों को, हो सकते हैं आपके मित्र स्कूल में हों, वे सभी मित्र आपके स्कूल में हैं, तो उनका रक्त समूह आप पूछ रहे हैं, तो वो टीचर के पास भी डाटा मिल सकता है। उस केस में अगर आप टीचर से लेते हैं तो वो क्या होगा, वो गौण आपके आंकड़े होंगे जब आप टीचर से उन्हें लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद उनसे जाकर पूछ रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है कोई फ्रेंड है जो आपके नेबरहुड में है और वो आपके स्कूल में नहीं है, तो आप उसका रक्त समूह पूछते हैं, तो वो क्या होगा, प्राथमिक होगा। अगर आप खुद जाकर पूछ रहे हैं तो प्राथमिक, इसे हम प्राथमिक ही लेकर चलेंगे। प्राथमिक आंकड़े। अब थर्ड है आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद जाकर उनसे पूछना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास प्राथमिक आंकड़े होंगे। जब आप अपने फ्रेंड से जाकर पूछेंगे उनके परिवार के बारे में, तो वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, वो क्या होंगे, अंक आप कहाँ से पूछेंगे, आप अपने टीचर से पूछेंगे। और टीचर से जब आप उन्हें जानेंगे तो आप उनको क्या नाम देंगे, वो गौण आंकड़े होंगे, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी डाटा होगा आपका, क्योंकि आप उन्हें टीचर से कलेक्ट करेंगे। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो ये तो 100 विद्यालय हैं, तो आपको हर एक स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने पौधों की पौधों की संख्या आपको निकालनी है कि कितने पौधे उगाए गए हैं। तो वो क्या होंगे, वो आपके गौण आंकड़े होंगे। क्या होंगे, गौण आंकड़े। अब यहाँ आपके ये फर्स्ट 3 जो दिए हैं ये प्राथमिक हैं और बाकी के 2 गौण आंकड़े दिए गए हैं। इसी तरह से आप अपने बुक से ऐसे ही और क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और वहाँ से इन्हें रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स इजी हो जाता है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। बहुत इजी वर्कशीट है और यहाँ पर आपको एक संदेश दिया है कोविड के लिए कि 2 गज और 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सो लाइक, share and subscribe. Thank you.